कि जो 15 साल 17 साल नौकरी छोड़ के गए उनको ओआरओपी नहीं मिलेगा। मेरे जवान भाइयों बहनों, चाहे वो हवालदार हो, सिपाही हो, नायक हो, अरे आप ही तो देश की रक्षा करते हो। अगर ये ओआरओपी सबसे पहले मिलेगा तो आपको मिलेगा। ये बीआरएस के नाम से आपको भ्रमित करने का जो प्रयास कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। ये सरकार जिन लोगों ने युद्ध में, सेना में काम करते करते अपना शरीर गंवाया है, कोई अंग गंवाया है, ऐसे भी सेना के जवान जिनको मजबूरन सेना छोड़नी पड़ती है, शरीर की, देश के लिए शरीर का एक एक अंग बलि चढ़ा दिया है, उसको सेना छोड़नी पड़ती है। क्या वो ओआरओपी से वंचित हो जाएंगे? सेना को प्यार करने वाला प्रधानमंत्री ऐसा कभी सोच भी नहीं सकता है। मेरे भाइयों बहनों, ऐसे सबको ओआरओपी मिलेगा। और इसलिए 80-90% ये जो 8,000 10,000 करोड़ का खर्च है ना, उसका सबसे ज्यादा धन ये 15-17 साल की उम्र में जो सेना छोड़ के घर आते हैं उन जवानों में जाने। सैनिक भाइयों, जो अपना प्रधानमंत्री जी ने ओआरओपी सभी को मिलेगा बोला, जो पीएमआर वालों के लिए ओआरओपी से बाहर कर दिया, उनको कोई बेनिफिट मिला ही नहीं है। लेकिन जो मिला है उसके लिए आकर ज़्यादा कोई बढ़ोतरी नहीं हुआ। 10 रुपीज़ का भी बढ़ोतरी हुआ है, 6 रुपीज़ का भी बढ़ोतरी है, 2 रुपीज़ का भी बढ़ोतरी कर दिया है। वो कौन सा बढ़ोतरी है पे कमीशन में, वो तो जानकारी नहीं है। लेकिन 8वें वेतन का भी एक बार सुन लेना। सैनिक भाइयों, जो 8वें वेतन आकर सभी रैंकों को मिलेगा, लेकिन बेसिक में डिफरेंस होगा। बेसिक में अगर 2006 से पहले रिटायर्ड है उनका बेसिक अलग होगा, 2006 के बाद रिटायर्ड है उनका बेसिक अलग होगा, उसका बाद 2008 का भी बेसिक में डिफरेंस होगा, उसका बाद 2016 का बाद जो रिटायरमेंट है उनका भी बेसिक में डिफरेंस बेसिक होगा। जो अपना फाइनेंस मिनिस्टर ने क्या बता रहे, एक बार हिंदी में सुनना। बारे में मैं इस अवसर का लाभ उठाता हूं। मान्यवर, हमारी सरकार हमेशा कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के प्रति सहानुभूतिपूर्ण रही है। पहली बार इस सरकार ने पूर्व और पश्चात के पेंशन भोगियों के बीच पूर्ण समानता को लागू करने का कार्य किया है। 7वें वेतन आयोग, केंद्रीय वेतन आयोग, इस प्रकार सभी केंद्रीय सरकार के सेवानिवृत्त पेंशन धारक जो पहले सेवानिवृत्त हो गए थे, 1 जनवरी 2016 के बाद सेवानिवृत्त हुए कर्मचारी अब वही पेंशन प्राप्त कर रहे हैं जो 1 जनवरी 2016 से पहले सेवानिवृत्त हुए कर्मचारी प्राप्त कर रहे थे। यही पहला मुद्दा है। इस प्रकार पेंशन भोगियों की समानता की मांग को हमारी सरकार ने प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में न केवल स्वीकार कर लिया है, बल्कि इसे प्रभावी रूप से लागू भी कर दिया है। प्रधानमंत्री मोदी ने जनवरी 2025 में केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के वेतन और लाभों को संशोधित करने के लिए 8वें केंद्रीय वेतन आयोग की स्थापना को भी अपनी मंजूरी प्रदान की है। अब संशोधन के संबंध में मैं संक्षेप में एक पृष्ठभूमि देना चाहता हूं, ताकि माननीय सदस्य वेणुगोपाल यह समझ सकें कि यह संशोधन क्यों किया जा रहा है। 6ठा केंद्रीय वेतन आयोग महोदय एक विशेषज्ञ निकाय था जिसने सभी मुद्दों की गहन जांच की थी। सभी मुद्दों, समस्याओं, असमानताएं और यहां तक कि वे अभ्यावेदन जो कर्मचारियों द्वारा सिफारिशें देने से पहले प्रस्तुत किए गए थे। 6ठे वेतन आयोग की रिपोर्ट प्रस्तुत की गई साल 2006 में, मार्च 2008 में, जिसके बाद उसके तुरंत बाद सावधानी पूर्वक विचार करने के बाद इसे उस समय सरकार द्वारा स्वीकार कर लिया गया था। मार्च 2008 पेंशन तय करने का तरीका जो 6ठे द्वारा सिफारिश की गई थी। केंद्रीय वेतन आयोग जो कि पिछले केंद्रीय वेतन आयोगों के समान ही था, इसलिए इसे मार्च 2008 में सरकार द्वारा स्वीकार कर लिया गया था। इस संशोधन द्वारा जो हम ला रहे हैं, हमारी सरकार वास्तव में मार्च 2008 में स्वीकृत किए गए को पुनः बहाल कर रही है।
और छठे वेतन आयोग की सिफारिशें, इसलिए सिफारिश का सम्मान किया जा रहा है और इसे विशेषज्ञ निकाय के रूप में मान्यता दी जा रही है। यह संशोधन का मुख्य उद्देश्य और लक्ष्य है जो इस विधेयक के माध्यम से पेश किया जा रहा है, ताकि 2008 में माननीय सदस्य वेणुगोपाल जानते होंगे कि सरकार ने इसे स्वीकार कर लिया था और आज हम इसे पुनः स्थापित कर रहे हैं 16 साल बाद। हाँ बिल्कुल, माननीय सदस्य चिंता मत करें, मैं आपकी बात सुन रहा हूं। सदन को गुमराह कर रहे हैं, बैठे। माननीय सदस्य बैठिए, मैं बताता हूं ऐसा क्यों था सर, 16 साल बाद क्यों। कई न्यायालय के मामले चल रहे थे, हमें फैसले का इंतजार करना पड़ा और फिर हमने कहा हाँ अब सभी सुनवाई समाप्त हो गई है, फैसले प्राप्त हो गए हैं, हम 2008 के निर्णय का सम्मान कर रहे हैं, लेकिन बीच में मुकदमेबाजी थी, मैं इसे कैसे उल्लंघन कर सकता था। तो मैं सदन को गुमराह नहीं कर रहा हूं और माननीय सदस्य वेणुगोपाल को कृपया यह जांचने की आवश्यकता है कि क्या मैंने कुछ गलत कहा है और साथ ही यह भी देखना चाहिए कि क्या यह आवश्यक संशोधन उनके सरकार के दौरान लिए गए निर्णय को ही। सैनिक भाइयों, जो इसी टेबल में देखो OROP में आकर सेम रैंक, सेम सर्विस, सेम ग्रुप, सेम क्लास पे मिलने के बाद, सेम MS पे मिलने के बाद भी बेसिक में अंतर है। आप लोग एक बार समझ लेना। जो सिपाही साहिबान का देखो 1300 का डिफरेंस है, नायक का 900 है, हवलदार साहिबान का 2568 है और ऑर्डिनरी नायक सूबेदार का आकर 1075 रुपीज़ का डिफरेंस है। OROP 3 में भी एक बार जानकारी ले लेना। 17 साल सर्विस किया हुआ सिपाही साहिबान का उनका बेसिक देखो, 2006 से पहले रिटायर्ड है उनका बेसिक देखो, 2006 के बाद रिटायर्ड है उनका बेसिक देखो, दोनों का बीच का डिफरेंस कितना है देख लेना। है जो 17 साल सर्विस किया सिपाही साहिबान का आकर 1590 रुपीज़ है, नायक साहिबान 22 साल करने से 1224 है, हवलदार साहिबान का 1950 रुपीज़ है, हवलदार साहिबान 26 साल सर्विस करने से 1318 है, ऑर्डिनरी नायक सूबेदार का 1087 है। उसके बाद जो 26 साल सर्विस किया वो नायक सूबेदार और ऑर्डिनरी नायक सूबेदार दोनों का बीच का जो डिफरेंस देख लेना। इसीलिए तो अभी भी 8वें वेतन में भी इसी तरह डिफरेंस बेसिक ही रहेगा। सेम सर्विस अभी वो 1 रैंक 1 पेंशन का जैसा नहीं होगा, अलग अलग बेसिक होगा। जो फाइनेंस मिनिस्टर वही बता रहे, एक बार सुन लेना। लेकिन जो 8वें वेतन का जो पे कमीशन का जो लिस्ट आ जाएगा उसी में आकर डिफरेंस होगा। जो रिटायरमेंट का डेट पकड़ कर ही डिफरेंस बेसिक होगा। दिस गवर्नमेंट has implemented the full parity between pensioners of pre and post 7th CPC, Central Pay Commission. Thus, all pensioners of the central government who had retired before 1/1/2016 are now drawing the same pension as employees who retired before 1/1/2016. That's the first one. Thus, the demand of pensioners regarding parity has been agreed to and implemented by our government under the leadership of Prime Minister Modi. Prime Minister Modi also approved the establishment of 8th Central Pay Commission to revise the salaries and benefits for central government employees in January 2025. Now, as regards the amendment, I'd like to highlight, just give a brief background so that Honorable Member Venugopal understands why this amendment. The 6th Central Pay Commission, sir, was an expert body that had threadbare examined all the issues, disparities, and even representations which were given by employees before making their recommendations. The 6th Pay Commission report was submitted in 2006. In March 2008, which thereafter, after careful consideration, was accepted by the government then, March 2008. The manner of fixing pension, which was recommended by the 6th Central Pay Commission, was similar to the previous CPCs. So, it was accepted then by the government in March 2008. By this amendment that we are bringing in, the government is actually
restoring that which was accepted in March 2008, and the 6th Pay Commission recommendation therefore is being honored, and respecting it as an expert body. That is what is the objective and the aim of this amendment which is being introduced in this. So 2008 Honorable Member Venugopal will know the government accepted it, and it is that which we are restoring today. Yes, because if, yes, I will. No, don't worry, I hear you. After 16 years. Oh, please, no, please sit down. Honorable Member, please sit down, I'll tell you. Why is after 16 years, sir? Several court cases were going on. We had to wait for the verdict to come. And then we've gone back to saying, yes, now all the hearings are over, verdicts have been received. We are going back to honoring the decision which was taken in 2008. But in between there were litigation. How could I violate that? So I am not misleading the House. Honorable Member Venugopal should please go back to analyzing if I've said anything wrong, and if this necessary amendment is reflective of a decision taken during their government.